नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के प्रथमः पाठ अर्थात पहले पाठ को पढ़ेंगे। वयम वर्णमालां पठामः। हम सभी वर्णमाला को पढ़ते हैं। ये वर्णमाला क्या है, ये पिछले पेज पर दिया गया है, उसे हम पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं। वर्णाः स्वराः व्यंजनानि। वर्णों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। और इसमें जो स्वर हैं उनको समान अक्षराणी और संध्यक्षराणी अर्थात समान अक्षर और संधि अक्षर, इन दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। समान अक्षर में है अ, आ, इ, ई, उ, रि, री, लृ। और संध्यक्षर हैं ए, आई, ओ, औ। अब इन्हें समान अक्षर क्यों कहते हैं? जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें इनकी जरूर आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसे समझ लें अच्छे से ताकि आप संधि अच्छे से कर पाएं। जब ए आ के बाद कोई समान अक्षर आ जाए, ई के बाद कोई समान अक्षर आ जाए तो उनको दीर्घ हो जाता है और दीर्घ संधि वहां होती है। तो समान का अर्थ है यहाँ ए का समान हुआ आ, ए का समान ई नहीं होगा, ई का समान हुआ दीर्घ ई या ह्रस्व ई, ऊ का समान हो जाएगा ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, इस प्रकार से। तो इन्हें कहते हैं समान अक्षर जो एक ही प्रकृति के हों। जैसे यहाँ ई और ई है, ई और ऊ नहीं होगा, ई और ई, ऊ और दीर्घ ऊ, री और दीर्घ ई, ये समान प्रकृति के हुए, ए और आ ऐसे। और संध्याक्षर इन्हें क्यों कहा गया है कि ये दो अक्षरों के वर्णों के मेल से बने हैं, इसीलिए इन्हें संध्याक्षर कहा गया है। अर्थात दो अक्षरों की संधि हुई है फिर ये अक्षर बने हैं। वो क्या है वो अगले पेज में समझेंगे। फिर है व्यंजनानि। व्यंजन कौन से हैं? व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ग्याः, वर्गीय, स्पर्शाः। क से लेकर मैं तक ये कुल जो स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय स्पर्श है, ये 25 वर्ण हो जाएंगे। फिर आते हैं अंतस्थाः, और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर कहने का भी तात्पर्य यही है कि ये जब यण संधि आप पढ़ेंगे तो इक के स्थान पर यण होता है, तो ये अकेले ऐसे व्यंजन वर्ण है जो यण संधि में स्वरों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। और स्वर और व्यंजन के बीच में आने की वजह से अंतस्थ कहा जाता है। अगला है ऊष्माणः। तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और है, इन चारों की ऊष्म संज्ञा है। अर्थात जब इनको बोला जाता है तो ऊष्मा अर्थात गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है। इससे अगला है अयोगवाह। वो कितने प्रकार के हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ये जो किसी भी स्वर या व्यंजन, मान लीजिए क एक व्यंजन है, उसके ऊपर एक बिंदु लगाया जाए उसे हम कहते हैं अनुस्वार। किसी भी स्वर या व्यंजन के ऊपर जो बिंदु लगता है इसका नाम है अनुस्वार। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग किसी भी स्वर या व्यंजन के जो बाद में इस प्रकार से, ये आपको दिखाई दे रहे हैं विसर्ग में विसर्ग लगे हुए, ए के पीछे जो विसर्ग लगे हुए हैं, क के पीछे मैंने लगा के दिखाए हैं। तो जो किसी भी स्वर या व्यंजन के बाद में इस प्रकार से ऊपर नीचे दो बिंदु लगी हुई होती हैं, उनका नाम है विसर्ग। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब पाठ को पढ़ते हैं। पहले आप वर्णमाला को लिख लेंगे, उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्णाः वर्ण, द्विविधाः दो प्रकार के, भवन्ति होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वराः व्यंजनानि च। स्वराः अर्थात स्वर, व्यंजनानि व्यंजन, च और स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले पढ़ते हैं स्वरों के विषय में। स्वराः, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति।
स्वराणाम स्वरों का उच्चारणम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्र रूप से भवति होता है। स्वराः द्विविधाः सन्ति। स्वराः स्वर द्विविधाः दो प्रकार के सन्ति हैं। स्वर दो प्रकार के हैं अर्थात दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। समान अक्षर च माने और, संध्या अक्षर। समान अक्षर कौन से हैं पहले इन्हें देखें। समान अक्षराणि। अब आपको इस तरफ ये जो दिए गए हैं वो सभी हैं हर्ष स्वर, और इस तरफ जो दिए गए हैं वो सारे हैं दीर्घ स्वर। तो देखिए अ हर्स्व है, उसका दीर्घ हुआ आ। ई हर्स्व है, उसका दीर्घ हुआ ई। उ हर्स्व है, उसका दीर्घ हुआ उ। री हर्स्व है, उसका दीर्घ हुआ री। अब री आप हर्स्व और दीर्घ कैसे समझेंगे? मान लीजिए कृष्ण शब्द है, कृष्ण, तो कै के नीचे ये री लगा, ये हर्स्व री है। लेकिन अगर इसी की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, एक बार और लगा दी जाए, इस प्रकार से दो बार लगा दी जाए, तो वो हो जाएगा दीर्घ री। समझ में आया? अभी आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दो मात्राएं नीचे लगी हुई है, इसलिए ये है दीर्घ री। और उसके बाद लिरी, और लिरी का दीर्घ नहीं होता है, ये आप याद रखना। लिरी केवल हर्स्व स्वर में ही आता है। अब आपने हिंदी की वर्णमाला को पढ़ा होगा। हिंदी की वर्णमाला में आपको दीर्घ री नहीं मिलेगा और लिरी नहीं मिलेगा। हालांकि संधि में तो आप देखेंगे कि लिरी जमा आकृति लाकृति बनता है। हिंदी भाषा में नहीं आपको मिलेगा, ये संस्कृत में आपको इनका प्रयोग मिलता है। तो अ आ ई उ री, दीर्घ री, लिरी और लिरी का दीर्घ नहीं होता है। संध्या अक्षर कौन कौन से हैं अब उनको जानो। संध्या अक्षर में हर्स्व नहीं होता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इधर हर्स्व वाले खाने में बुक्सों में कुछ भी नहीं लिखा है, खाली है। अर्थात संध्याक्षर जो होते हैं वो हमेशा दीर्घ ही होते हैं, हर्स्व नहीं होते हैं। और संध्याक्षर कौन कौन से हैं? ए आई ओ आउ। द्वयोः द्वयोः निश्चित स्वरयोः, दो दो निश्चित स्वरों की संधि द्वारा, संधि के द्वारा ये नवीनाः स्वर वर्णाः जायन्ते, जो नवीन स्वर वर्ण पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं अर्थात बनते हैं, ते वे संध्यक्षर स्वराः भवन्ति, संधि अक्षर स्वर होते हैं। अर्थात दो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा जो नए स्वर उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, वे संध्याक्षर कहलाते हैं। कैसे? जैसे ए धन ई, अर्थात ए और ई का जब मेल होगा, इनमें संधि होगी तो बन जाएगा ए। अ और उ, देखा, अ और उ का जब मेल होता है तो बन जाता है ओ। अब आप ये ध्यान रखना, अ से यहाँ तात्पर्य ए और आ दोनों है, समान अक्षर साथ में आएंगे। ई से तात्पर्य ई और दीर्घ ई दोनों ही है, यहाँ भी ए से तात्पर्य ए और आ दोनों ही है, और ऊ से तात्पर्य ए और दीर्घ ऊ, ये भी दोनों ही है। ठीक है, तो आप जितने भी ये संधि अक्षर हैं चारों, इनमें जो समान अक्षर होंगे, ए का ए और आ दोनों मानना, ई का ई और दीर्घ ई दोनों मानना, ऊ का ऊ और दीर्घ ऊ दोनों ही हो सकते हैं, उन्हीं के मेल से ओ बन जाएगा। अब आप देखो, अ धन ए, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? आई। ए धन ओ, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? औ। लृ वर्णस्य दीर्घा न सन्ति, लृ वर्ण के दीर्घ नहीं होते हैं, ये हमने जाना। संध्यक्षराणाम हर्षवा न सन्ति, संधि अक्षरों में हर्ष नहीं होते हैं, यहाँ हर्ष नहीं दिए गए हैं, क्योंकि हर्ष होते ही नहीं, ये दीर्घ स्वर होते हैं।
फिर है अनुनासिक स्वराः। अनुनासिक स्वर कौन से हैं? मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। मुखेन सह, मुख के साथ, नासिकया, नासिका के द्वारा अर्थात नाक के द्वारा, उच्चारिताः स्वराः, उच्चारित अर्थात बोले जाने वाले, स्वराः स्वर, अनुनासिक स्वराः सन्ति, अनुनासिक स्वर होते हैं। अर्थात मुख के साथ नासिका से भी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक होते हैं। इसलिए सभी स्वरों के ऊपर ये आपको चंद्र बिंदु लगाकर दिखाया गया है, ये अनुनासिक स्वर है। उसके बाद अगला है व्यंजनानि। स्वरों को हमने पढ़ लिया, अब व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनानाम, व्यंजनों के, उच्चारणे, उच्चारण में, कस्यचित् किसी, स्वरस्य स्वर की, सहायता सहायता, अवश्यम अवश्य, भवति होती है। अर्थात व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अर्थात इनके बोलने में, व्यंजनों के उच्चारण करने में स्वरों की आवश्यकता होगी। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। अतः इसलिए वर्णमालायां, वर्णमाला में, व्यंजनानाम व्यंजनों के, उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए, सर्वत्र सभी जगह, अस्वरस्य योजनम भवति अर्थात अस्वर को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे जहां भी किसी भी व्यंजन के नीचे आपको हलंत लगा हुआ दिखाई दे, जहां देखो क के नीचे लगा है, यहाँ ख के नीचे लगा है, यहाँ ग के नीचे लगा है, यहाँ घ के नीचे लगा है, यहाँ तक इन चारों में जो ये आपको नीचे हलंत लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्वर नहीं है, ये आधा है। कोई भी व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोला जाएगा, तो इनके उच्चारण के लिए इनमें हमेशा ए स्वर को जोड़ दिया जाता है। तो क धन अ, तो क होगा, ग में ए मिला हुआ है, ख में ए मिला है, घ में ए मिला हुआ है। अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ व्यंजन केवल क ख ग घ यही है। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति। यहाँ अस्वर जो है केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वर्ग्याः स्पर्शाः वर्ण, वर्गीय स्पर्श वर्ण। जैसे क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ ङ। अब देखो यहाँ किसी में भी हलंत लगाया नहीं है, क्योंकि उच्चारण के लिए अ जोड़ना इनमें आवश्यक है। च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, थ वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। तो क से लेकर मैं तक ये 25 स्पर्श व्यंजन है। आगे वर्ग्याः स्पर्शाः व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। वर्ग्याः स्पर्शाः व्यंजन वर्णाः, वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्ण स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार पंचसु वर्गेषु 5 वर्गों में विभक्ताः भवन्ति विभक्त होते हैं। अर्थात वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, बटे हुए होते हैं। दूसरा है अंतस्थाः। अंतस्थाः वर्णा
य र ल व, ये 4 अंतस्थ कहे गए हैं। अंतस्था वर्णाः, अंतस्थ वर्ण बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण ज्यादातर स्वर वर्णों के स्थान पर जायन्ते पैदा होते हैं अर्थात होते हैं, स्वर वर्णों के स्थान पर होते हैं। अतः इसलिए एते इन्हें अर्धस्वराः अपि उच्यन्ते, अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे ई धन अ बन गया य, ई के स्थान पर य हो गया और य में मिल गया ए। तो कहा ना यहाँ कि स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते, स्वर वर्णों के स्थान पर पैदा होते। तो स्वर वर्ण है यहाँ ई के स्थान पर हो गया ये में मिल गया ए, बन गया पूरा ये। उदाहरण भी देखो यहाँ, यदि धन अपि, जैसे यद्यपि बन गया, ई को यह हो गया, यह में ए मिल गया यद्यपि। पितृधन आज्ञा, पितराज्ञा, री धन अ, तो री को हो जाएगा रे और बन जाएगा पितराज्ञा। लिरी को होता है ले, लिरी धन आकृति लाकृति। ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है। ऊधन अ के स्थान पर वे और सुधन आगतम बन जाएगा स्वागतम। ऊष्म वर्णा, तीसरा जो इसका भेद है व्यंजन वर्णों का वो है ऊष्म वर्णा। ये 4 ऊष्म वर्ण है। ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्णः वायु निस्सरति। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण समय, उच्चारण के समय मुखात मुख से उष्णः वायु गर्म हवा निस्सरति निकलती है। आगे है अयोगवाह वर्णा। अयोगवाह वर्ण वो कौन कौन से हैं? अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह विशिष्टः व्यंजन वर्णः अस्ति। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति है। अत्र यहाँ उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। अत्र यहाँ उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए, स्वरस्य संयोजनम स्वर का संयोजन, पूर्वम भवति पहले होता है। अंग तो अ धन अनुस्वार, अह में क्या है? अ धन विसर्ग। याद रखना ये बिंदु जो होती है मैंने अभी बताया वो अनुस्वार कही जाती है और ऊपर नीचे जो 2 बिंदु होते हैं ये विसर्ग कहे जाते हैं। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनम भवति। व्यंजनैः सह व्यंजनों के साथ, सर्वेषाम् अपि सभी स्वराणां स्वरों का भी संयोजनम भवति संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणाम संयोजनेन, व्यंजनों के साथ स्वरों का जब संयोजन होता है अर्थात मेल होता है तो गुणिताक्षराणि भवन्ति, गुणिताक्षर भवन्ति होते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के मेल होने से गुणिताक्षर होते हैं। अब ये गुणिताक्षर हैं जिसमें पहले स्वर दिए गए हैं सारे और उसके बाद उन स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। ये स्वर हैं एक लाइन में, नीचे उनकी मात्राएं हैं। आप देखिए ए की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए ये बॉक्स खाली है। ये आ की मात्रा है, ये ह्रस्व ई, ये दीर्घ ई, ये ह्रस्व उ, ये दीर्घ उ। अगले पेज पर री आदि की भी आपको मात्राएं मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, एक उदाहरण देके बताया गया है कि इन सभी के साथ इस तरफ से व्यंजन वर्ण लेना है और इस तरफ से मात्राएं लेनी है, ऊपर से नीचे मात्राएं आएंगी। तो जैसे क में व्यंजन वर्ण में ए की मात्रा मिलेगी तो क पूरा हो जाएगा। आ की मात्रा यहाँ मिलेगी तो क में आ की मात्रा लगा दी। ई की मात्रा क में ह्रस्व ई की मात्रा लगा दी और क में दीर्घ ई की मात्रा, यहाँ क में ह्रस्व उ, यहाँ क में दीर्घ उ।
तो इस प्रकार से पहले के समय में इसे 12 खड़ी कहा जाता था और सभी व्यंजनों के साथ सभी स्वरों की मात्राएं इसमें आपको जोड़नी है। तो मैंने इसको करके दिखाया है, आप इसे नोट कर लें। क ख ग घ ङ इसके सारे ये हो जाएंगे। उसके बाद च छ ज झ और य इन सभी के हैं ये। इसके बाद आ जाएगा री की मात्रा है ये दीर्घ री की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। बच्चों कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपने इन स्वर व्यंजन जो वर्णमाला के वर्ण है स्वर व्यंजन इन सबको अच्छे से पढ़ा भी है, इनकी मात्राओं को आप जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये आप लगा लेंगे, आगे चलते हैं। धीरे धीरे मैं आगे कर रहा हूँ, आप इसे अगर आपको नहीं करना आता है तो रोक के वीडियो को इसे आप अपनी किताब में लिख सकते हैं। त थ द ध न प फ ब भ और म। इसके बाद ट ठ ड ढ न, तो उसी का है ये रिकार वाला भाग। और त थ द ध न प फ ब भ म री दीर्घ री री। हाँ बच्चों एक चीज ये ध्यान नहीं रहा मुझे बताना, जो ली है उसको देखो कैसे लिखा जाता है। आप सोचोगे कि इसमें तो लिखा हुआ है, हमें कैसे पता है कैसे लिखना है। तो मान लो ये मैं है, मैं पे ही आपको अगर ली की मात्रा लगानी है तो ऐसे ही ऐसे करना है। जैसे मैं लिख दिया, मैं लिखने के बाद मैं लिखा आपने और उसी में नीचे ली की मात्रा को लगा देना। ठीक है, जैसे बै है, बै लिखा, बै लिखा और बै में ही और ऐसे ली की मात्रा आपको लगा देनी। आगे देखो य र ल व श श श ह और अनुस्वार, अनुस्वार को भी सभी स्वरों के साथ लगा के दिखाया है, विसर्ग को भी सभी स्वरों के साथ लगाकर दिखाया गया है। वास्तव में आपको आप ये समझें कि इनको स्वरों के साथ ही क्यों लगा के दिखाया गया है। सीधे हम यहाँ जैसे क ख ऐसे व्यंजनों के पीछे लगा के दिखाया है तो ऐसे व्यंजनों के पीछे लगा के दिखा सकते थे, लेकिन ये इसलिए स्वरों के साथ लगाया है किसी भी व्यंजन में बाद में तो स्वर ही होगा ना, और उसी स्वर के बाद ये अनुस्वार या विसर्ग आएंगे। जैसे आ है, आ के पीछे विसर्ग लगाया है तो ये ख में आ की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग, आ के बाद ही विसर्ग लगेगा। ठीक है, जब आप इसका वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप इसको अच्छे से वहां और भी समझ पाएंगे। ये य र ल व श श ह इनमें और री में, क में और ख में सभी मात्राएं। अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। और एक चीज और देख लीजिए, री को, दीर्घ री को और लिरी को, एतानी त्रीणी गुणिताक्षराणि, इन तीनों गुणित अक्षरों को क्रमेण, क्रम के साथ, जैसे पहले ये फिर ये फिर ये इसी क्रम से, इति एवमपि प्रकारांतरेण लिख्यन्ते, इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं। अर्थात इनको एक प्रकार ये भी है इनको लिखने का। आगे देखो संयुक्त व्यंजन आने, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं उन्हें जानो। एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन, एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन भवंती होते हैं अर्थात बनते हैं। जैसे क्ष है ये, जैसे पक्ष में आता है ना, पक्ष ऐसे लिखा जाता है पक्ष, तो क्ष जो है वो किससे मिलकर बना है, क व्यंजन वर्ण से और मूर्धन्य स व्यंजन वर्ण से, और ए इसमें होता ही है। जब तक किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे अगर ऐसे हल न लगाया गया हो, हलंत न लगाया गया हो, तब तक आप उसमें ए मानना है आपको। किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए उसमें ए रहता ही है, बशर्ते उसमें
ऐसे हलंत न लगा हो, हलंत लगा हुआ है तो उसमें ए या कोई भी स्वर नहीं है, ये आपको समझना है। तो क और श और अ मिलकर बन जाते हैं क्ष। क धन अ बन गया क पूरा। और क्षा, क्षा कैसे बना है? क और श मूर्धन्य और आ मिलकर बन गया क्षा, ठीक है। और क यहाँ बन गया था क धन ए, बन जाएगा कक्षा। आगे उदाहरण है त्रय का। पहले त्रय देखो कैसे बना है। त धन र धन अ मिलकर बनता है त्र। जैसे पत्रम शब्द है वो कैसे बन रहा है? प धन ए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। किसी भी व्यंजन वर्ण में ए स्वर तो होगा ही होगा जब तक उसमें हलंत न लगा हो। और त्रय कैसे बनता है? त और र मिलकर बन जाता है त्र। और उसको बोलने के लिए ए की आवश्यकता है। और मैं पीछे दिया हुआ है। अब हलंत यहाँ ध्यान दो। पत्रम में यहाँ सबसे अंत में जो व्यंजन वर्ण है वो म है, और मैं में नीचे हलंत लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। मैं अंत में आ जाएगा, उसके बाद धन का निशान लगा के और आप कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। ज कैसे बना है? ज धन य धन अ मिलकर बन जाता है ज। अब बहुत से विद्वान इसको जय भी बोलते हैं। जय, वो जय बोलने का यही तात्पर्य होता है कि जय और ये मिलकर बने। बहुत से लोग बोलते हैं विज्ञान, और बहुत से लोग बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान और विज्ञान में बस अंतर यही है कि जय और ये होता है, तो इसीलिए इनको विज्ञान बोलते हैं। ज्ञानम, ज्ञानम कैसे बना? जय धन ये आ न आ और मैं, इसे ज्ञानम बन गया। दय, दय कैसे बना है? द और ये, आपने विद्यालय शब्द हर रोज स्कूल में जाते ही गेट पर लिखा हुआ दिखाई दिया होगा, और उसमें विद्यालय में, और आप विद्या जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भी, तो द और ये मिलकर दय बनता है। व में ई मिला वी, द ये और आ बन गया विद्या। एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एवमेव, इसी प्रकार से, सर्वेषां व्यंजनानां, सभी व्यंजन वर्णों के, सर्वै व्यंजनैः सह, सभी व्यंजनों के साथ, मेलनेन, मेल से, जुड़ने से, संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अर्थात इस प्रकार के सभी व्यंजनों के साथ मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क्या, चाणक्य में जो क्य है कैसे बना है? आधा क और य बन गया क्य। अब आधा र और अण, अर्णव में जो बनता है वो कैसे बना? र आधा पहले है, उसके बाद अण, उसके बाद ए, ठीक है, तो बन जाता है अर्णव। मंत्र, जैसे मंत्र में है आधा न और त्र। क्रमः, इंद्रः, औष्ठः, पद्यम, उष्ट्रः और संध्या, इसी प्रकार से मेल से ये बने हैं। आगे देखो, एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनाः वर्णाः न सन्ति। एतानि, इन सभी संयुक्त व्यंजनों के नवीन वर्ण न सन्ति नहीं है, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्टाः लेखन शैली एव। एतानि संयुक्त व्यंजनानि, यह संयुक्त व्यंजन, नवीन वर्णाः न सन्ति, नवीन वर्ण नहीं है, अपितु पृथक पृथक, अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्णानाम, संयुक्त व्यंजन वर्णों की विशिष्टा लेखन शैली एवं विशिष्ट लेखन शैली ही है। यह संयुक्त व्यंजन नवीन व्यंजन नहीं है, अपितु अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्णों की विशिष्ट लेखन शैली है। एतेषु आगत स्वरः, ये आए हुए स्वर,
संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूतः नास्ति, संयुक्त व्यंजनों में अंतर्भूत नहीं है। अब वर्ण वियोग और वर्ण सम्मेलन, एक बार जोड़ना है और एक बार अलग अलग करना है। तो वर्ण का वियोग होना यानी कि अलग अलग करना है। अजह कैसे बना? अ, ज, अ और विसर्ग बन जाएगा अजह। रामः में र, आ, म, अ विसर्ग। हरिः में ह आधा, अ, र, ई और विसर्ग। सीता कैसे बना है? स, ई, त, आ, ऐसे बन गया सीता। गुरु में ग, उ, र, उ और विसर्ग। वधु कैसे बना है? व, अ, ध, उ और विसर्ग, यहाँ दीर्घ है। तो इसी प्रकार से मातृणम बनेगा, क्लिप्तम बनेगा, लिकारः बनेगा, देवाः बनेगा, एकैकः बनेगा, ओम बनेगा, औषधम बनेगा। इनके और भी उदाहरण आप देखो, जिनको सरल किया गया है। अभ्यास के लिए आपको इतने उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएं। जैसे क्य वाक्यम में व, आ पहले क। अब देखो क्य में पहले जो है उसको आप पहले रखेंगे, बाद में नहीं रखेंगे। तो क्य, तो क, य, अ और म। इस प्रकार से मूर्धन्य बन गया, तालव्य बना, बाह्यम बना, क्रीड़ा बना, ग्रहणम बना, वज्रह बना, दृष्टा बना, प्रगति बना, ब्रह्म बना और ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी में क्या है? ब आधा है, र, अ, ह, म, अ, च, आ, र और दीर्घ ई बन गया ब्रह्मचारी। उसके बाद जानवी है, ध्वनि है और सरस्वती है। ये सभी भी वर्ण विच्छेद करके यहाँ दिए गए हैं। अगर किसी में डाउट हो, किसी बच्चे को, अगर एक एक को बोलना अगर शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसलिए आप इनको ना खुद से सरल भी करेंगे। और फिर भी कुछ नहीं आए, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। ऐसे ही वर्णः, कर्म, सप्तर्षि, ढक्का, वित्तम, सिद्धार्थः, यम, शब्दः, पंकजम और व्यंजनम, ये शब्द बनाकर यहाँ दिखाए गए हैं, वर्ण वियोग किया गया है। शब्दः पंकजम ये हो गया था, व्यंजनम तक भी हो गया था। कंठः संधिः, प्रारंभः संस्कर्ता, कांस्कान, कस्मिंश्चित्, पुल्लिंगम और संयम, इनका वर्ण विच्छेद यहाँ दिया गया है। संवाद, हंसः, दुःखम, प्रातः कालः और इंद्रः, इन सब का भी यहाँ वर्ण वियोग दिया गया है। उसके बाद मंत्री, राष्ट्रम, कंठः, दंत्यः, मत्स्यः, औष्ठ्यः, संध्यक्षरम, संस्कृतम, धाष्ट्यम और कार्त्स्यम। कार्त्स्यम में अब ध्यान देना कि काट, रे, कार ऐसे बोला जा रहा है, काट तो रे पहले बोला जा चुका है, रे आपको सबसे ऊपर लास्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है? कै धन आ बन गया का। उसके बाद रे है आधा, ते है आधा, से है आधा, ने है आधा और यम में ये को आधा करना है, ए उसमें से निकालना है और आधा में। इस प्रकार से इसका वर्ण वियोग बनेगा। अब वर्ण संयोग करो, वही चीज है, इसका उल्टा हो गया। हमें ये दिए गए हैं विच्छेद करके और हमें उनसे शब्द बनाने हैं। तो जैसे द, आश, अर, अथ, ई और विसर्ग मिलाकर बना है दासरथी ही। तो उसी प्रकार से हिमालय, कृष्ण, नरेंद्र, मंजुल, पुष्कर, कुक्कुट, सास्तिक, शिक्षक, संगणकम, कंदुक, इन सभी का वर्ण विच्छेद आपको दिया गया है, वर्ण संयोग करके अर्थात इकट्ठा करके आपको ये शब्द बनाने हैं, लिखने हैं। उसके बाद है धाष्ट्यम और कार्त्स्यम, इसी प्रकार से इनको विच्छेद करके आपको दिया गया है।
वयम शब्दार्थान जानीमः। अब हम शब्दार्थ को जानते हैं। पाठ हमारा पूरा हो गया है। शब्दार्थ में पित्राज्ञा, पितुः, आदेशः, पिता का आदेश। लाकृति क्या होता है? ली वर्ण से आकृति ही, ल वर्ण का रूप, शेप ऑफ लेटर ली। फिर है अर्णवः। अर्णव किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं, सागर को। तो अर्णवः मतलब सागर या समुद्र। उष्ट्रः, क्रमेलकः, ऊंट। बाह्यम, बहिस्थितम, बाहरी। ग्रहणम, स्वीकरणम, धारणम, ये इसके अर्थ हैं। स्वीकार करना या धारण करना मतलब पकड़ना। वज्रम, इंद्र से आयुधम या हीरकम। हीरे को भी वज्र कहा जाता है। और इंद्र का आयुध, भगवान जो इंद्र है उनका आयुध, हथियार, वो वज्र था। दृष्टा, यह पश्यति, देखने वाला। ब्रह्म, परमात्मा अर्थात परमेश्वर। देवाः, सृष्टि पूज्याः शक्तयः। विभूतयः च, सृष्टि में पूजनीय अर्थात संसार की पूजनीय शक्तियां और विभूतियां। ऋषि ही, मंत्र दृष्टा अर्थात तपस्वी। प्रगति ही, उन्नति ही, विकास। ब्रह्मचारी, विद्या संयमव्रती, विद्या व संयम व्रत रखने वाला ब्रह्मचारी होता है। इसके बाद जाह्नवी, जन्नो ऋषि पुत्री अर्थात गंगा, जन्नो ऋषि की पुत्री गंगा। सप्तर्षि कैसे बना है? सप्तानाम ऋषिनाम समूह, 7 महान ऋषियों का समूह। ढक्का कैसे बनाया? डमरू। उसके बाद है ढक्का अर्थात डमरू, ढोल, डंका, नगाड़ा, इन्हें मिलाकर बन जाता है ढक्का। वित्तम, धनम, पंकजम, पद्यम, संदेहि द्वयोः वर्णयोः मेलनम। संस्कृता, यह संस्कारम करोति। कास्कान, कान कान। कस्यचिद, कुत्रचिद। पुल्लिंगम, वाचकम लिंगम। संयमः, आत्मानुशासनम अर्थात आत्मनियंत्रण। संवादः, परस्पर संभाषणम, सौहार्दपूर्ण चर्चा। प्रातःकालः, प्रभात वेला, सुबह का समय। राष्ट्रम, देशः, राष्ट्र या देश। फिर है मत्स्यः, मीनः, मछली। धार्ष्यम, धृष्टता, ढिठाई। कार्ष्ण्यम, संपूर्णता या संपूर्णता। दाशरथी, दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ का पुत्र राम। नरेंद्रः, नृपः, सम्राट, राजा सम्राट। मंजुलः, सुंदरः, रमणीयः। पुष्करम, पद्यम, कमल। स्वास्तिक, मंगल चिन्हम, शुभ चिन्ह। संगणकम, संगणक यंत्रम, संगणक। कंदुकः, गेंदुकः, गेंद। एकैकः, प्रत्येकम, हरेक। अजः, छागः अर्थात बकरा। वधू, परिणीता अर्थात विवाहित नारी। मातृणम, मातुः कवचम, माता का ऋण। क्लिप्तम, कल्पितम, माना हुआ। लृकारः, ली वर्णः। ओम, ये प्रणव अक्षर है, प्रणवः, एकाक्षर ब्रह्म। औषधम, भेषजम अर्थात औषधि। जिह्वा, रसना अर्थात जीभ। नामधेयम, नाम और भगिनी। स्वसा, बहन। फिर है भ्राता अर्थात अनुजः, अग्रजः, भाई। पितामही, पितुः माता अर्थात दादी। पितामह, पितुः पिता, पिता का पिता अर्थात दादा। मातामही, मातुः माता अर्थात नानी, मातामह। मातुः पिता अर्थात नाना। सुश्री, कुमारी। श्री, लक्ष्मी, सुंदरता, लक्ष्मी सौंदर्य। उपाधि, विशिष्टता, विशेषता। प्रथम नाम अर्थात जो मुख्य नाम है, पहला नाम है, फर्स्ट नेम, वो। मध्य नाम, मध्यवर्ती नाम है वो। अंत्य नाम, अंतिम नाम है वो।
जैसे मेरे गुरुजी का नाम था नगेंद्र नाथ झा। नगेंद्र नाथ झा। अब वो डॉक्टरेट थे तो डॉक्टर नगेंद्र नाथ झा नाम था, तो डॉक्टर को अभी हटा देते हैं, उपाधि को हटाते हैं। बात है कि प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत्य नाम की। तो प्रथम नाम उनका हो गया नगेंद्र, मध्य नाम हो गया नाथ और अंतिम नाम हो गया झा। और अगर किसी का नाम 3 अक्षरों में नहीं है, 2 में ही है, जैसे कृष्ण कुमार, तो आप क्या करेंगे, प्रथम नाम में कृष्ण को रख देंगे, मध्य नाम खाली छोड़ देंगे ऐसे डैश लगाकर, और अंतिम नाम में कुमार लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको कुलों के नाम लिखने हैं। तो आज हमने पहले पाठ को सरल कर लिया है, अन्य पाठों को भी अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।